पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में कुछ बहुत ही अहम होने जा रहा है। एक ऐसी कंपनी आवाम के सामने आ रही है जो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि मुल्क के फाइनेंशियल सिस्टम में एक नई सोच की अक्कासी करती है। तो आइए पाक कतर तकाफुल के इस आईपीओ को ज़रा तफसील से समझते हैं। और देखें, ये कोई आम सा आईपीओ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि कोई खालिस्तान जनरल तकाफुल कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रही है। ये इस्लामिक फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ा संगे मील है और इन्वेस्टर्स के लिए एक बिल्कुल नई कैटेगरी का दरवाज़ा खोल रहा है। तो सवाल ये है कि तकाफुल आखिर है क्या चीज़, इसमें मौका क्या है और सबसे अहम इससे जुड़े रिस्क्स क्या हैं। चलें इन सबको आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से शुरू करते हैं। ये आईपीओ है क्या, इसमें कितने शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं और उनकी कीमत कैसे तय होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो सब जानना चाहते हैं, कीमत। हर शेयर की जो बुनियादी कीमत रखी गई है यानी फ्लोर प्राइस, वो है 10 रुपये। इसका मतलब है कि बोली यहाँ से शुरू होगी और फिर इन्वेस्टर्स की डिमांड के हिसाब से कीमत ऊपर जाएगी। कल मिलाकर 3 करोड़ शेयर्स बेचे जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी का तकरीबन 30% हिस्सा अब पब्लिक का होगा। और अहम बात यह है कि फाइनल कीमत बुक बिल्डिंग के तरीके से तय की जाएगी। आसान लफ्ज़ों में, बड़े इदारे और इन्वेस्टर्स अपनी बोलियां लगाएंगे और जिस कीमत पर सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी वही फाइनल कीमत होगी। ये मार्केट की असल डिमांड को सामने लाने का एक तरीका है। अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर। देखें, तकाफुल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो हम आम इंश्योरेंस का नाम सुनते हैं, इससे ये बिल्कुल अलग है। तकाफुल का कॉन्सेप्ट यूँ समझ लें, एक कम्युनिटी फंड जैसा है जहाँ सब मेंबर्स मिलकर एक मुश्तरका पूल में थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं। फिर अगर किसी एक मेंबर को कोई नुकसान हो जाए तो उसी पूल में से उसकी मदद की जाती है। ये शरिया के उसूलों पर मबनी है, जहाँ रिस्क को बेचा नहीं जाता बल्कि आपस में बांटा जाता है। यहाँ आप इन दोनों मॉडल्स का फ़र्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ तकाफुल है जहाँ सब मिलकर एक दूसरे की हिफाजत के लिए एक पूल बना रहे हैं। दूसरी तरफ है रिवायती इंश्योरेंस, जहाँ आप एक कंपनी को प्रीमियम देकर अपना रिस्क उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो कंपनी मुनाफा कमाने के लिए काम करती है। बुनियादी फ़र्क नीयत का है, एक तरफ बामी मदद, दूसरी तरफ मुनाफा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कंपनी पाक कतर जनरल तकाफुल आखिर काम कैसे करती है, पैसा कहाँ से आता है। आइए इसके बिजनेस मॉडल पर एक नज़र डालते हैं। इसका मॉडल बहुत सीधा सा है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, लोग जिन्हें हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं एक कॉमन पूल में पैसा डालते हैं। दूसरा, पाक कतर तकाफुल इस पूल को मैनेज करता है, मतलब रिस्क का अंदाज़ा लगाना, क्लेम्स देना और फंड को इन्वेस्ट करना। और तीसरा, इस मैनेजमेंट के बदले कंपनी एक फ़ीस लेती है जिसे विकाला फ़ीस कहते हैं। यही उनकी असल कमाई है। ये याद रखना ज़रूरी है कि पूल का पैसा लोगों का है, कंपनी का नहीं। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि एनालिसिस में कहा गया है, ये कोई फैक्ट्री का बिजनेस नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो 3 चीज़ों पर चलता है: रिस्क की सही कीमत लगाना, अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाना और क्लेम्स को डिसिप्लिन के साथ हैंडल करना। ठीक है, अब ज़रा आगे की तरफ देखते हैं। इस सेक्टर में ग्रोथ की कितनी गुंजाइश है। देखिए, पाकिस्तान में अभी तकाफुल मार्केट बहुत छोटी है, जिसका मतलब है कि आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। एक तो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। फिर जैसे जैसे लोग गाड़ियाँ, घर खरीद रहे हैं और छोटे कारोबार बना रहे हैं, उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पड़ रही है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने तो इन सब लोगों तक पहुँचना बहुत आसान कर दिया है। तो फिर ये आईपीओ क्यों? इससे जो पैसा आएगा उसे कंपनी सीधा अपनी ग्रोथ में लगाएगी। वो अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाएंगे ताकि काम और तेज़ हो, डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और अपनी टीम और ब्रांचेस का नेटवर्क भी बढ़ाएंगे ताकि मुल्क के कोने कोने तक अपनी सर्विसेज पहुँचा सकें। लेकिन जहाँ मौका होता है वहाँ रिस्क भी होता है। एक मुकम्मल तस्वीर के लिए इन चैलेंजेस को देखना भी इतना ही ज़रूरी है। तो सबसे बड़े खतरात क्या हैं जो कंपनी ने खुद अपनी प्रॉस्पेक्टस में बताए हैं? प्रॉस्पेक्ट्स के मुताबिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो नंबर है 502.3 मिलियन रुपए। ये वो कुल रकम है जो कंपनी के खिलाफ चलने वाले कानूनी केसेस से जुड़ी हैं। इसमें वो क्लेम्स हैं जो कंपनी ने मुस्तरद कर दिए और सूबाई सेल्स टैक्स के तनाज़ात भी हैं। जाहिर है ये काफ़ी बड़ा फिगर है और इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा।
ان قانونی کیسز کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے صوبائی ٹیکس کے مسئلے، SECP اور PSX کے قوانین پر پورا اترنا۔ پھر ایک اہم رسک ہے انڈر رائٹنگ کا، مطلب اگر آنے والے کلیمز کا اندازہ غلط ہو گیا اور وہ توقع سے زیادہ آ گئے تو منافع سیدھا سیدھا متاثر ہوگا، اور مہنگائی کا اثر تو ہے ہی، جس سے کلیمز کی ادائیگی کا خرچ بڑھ سکتا ہے۔ تو آخر میں آئیے اس ساری بات کو سمیٹتے ہیں، موقع کو رسک کے خلاف تول کر دیکھتے ہیں۔ تو بل کیس یعنی پازیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ PSX پر پہلی تکافل کمپنی ہونے کی وجہ سے اسے توجہ مل سکتی ہے، ڈیجیٹل پر فوکس کرنے سے مارکیٹ شیئر بڑھ سکتا ہے اور خرچے کم ہو سکتے ہیں۔ لیکن بیئر کیس یعنی نیگیٹو سائیڈ یہ ہے کہ اگر گروتھ بہت تیزی سے کی تو ہو سکتا ہے انڈر رائٹنگ کے فیصلے غلط ہو جائیں، ٹیکس کے بڑے تنازعات کیش فلو کو تنگ کر سکتے ہیں، اور قوانین میں کوئی بھی تبدیلی اس کے بزنس ماڈل پر اثر ڈال سکتی ہے۔ تو جو فائنل ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹرکچرل گروتھ کی اپرچونٹی تو ہے، لیکن یہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کہ لگا کر بھول جائیں، اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، موقع تو صاف نظر آ رہا ہے، لیکن سارا دارومدار ایگزیکیوشن پر ہے۔ اصل سوال اب یہی ہے، کیا کمپنی ڈسپلن میں رہتے ہوئے گروتھ حاصل کر پائے گی؟ اسی بات پر اس انویسٹمنٹ کا انجام منحصر ہے۔